हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बिल्कुल ही इजी और बिल्कुल ही छोटा चैप्टर है। ये आपके मैक्सिमम 2 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज ही कवर करने की जितना हो पाया, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में तो ये ओवर हो जाएगा। मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में जो सबसे पहले हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल आपने सुनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज which are equal in magnitude and opposite in direction kept at some distance, right? तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल था। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल किससे रिलेट करेगा? मैग्नेट से। और मैग्नेट आपने देखी होगी। तो जैसे मैं एक बार मैग्नेट बना देता हूँ, ये मैंने एक बार मैग्नेट बना दी, राइट? और आपको पता है बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड सेकंड वन इज साउथ, राइट? तो क्या है कि ये जो नॉर्थ पोल होता है इसकी एक अलग पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल स्ट्रेंथ को आप बिल्कुल वैसे काउंट कीजिएगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल में जब हम चार्ज की बात करते हैं तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड का रोल होता है ना, वही यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ का होता है। और पोल स्ट्रेंथ को हम दिखाते हैं स्मॉल m के सिंबल से, राइट? तो एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। आपको पता है मोनोपोल डोंट एग्जिस्ट, क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो। एक मैग्नेट होगी तो उसमें दोनों पोल होंगे। तो दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होती है या जो दोनों पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो m से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और नॉर्थ और साउथ का सेम एक तरीके से नेचर रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेट का। जैसे चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही एक पोल हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है, दूसरा साउथ, राइट? तो ये आपका जब क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, कह रहा है कि जब दो पोल मैग्नेट में दो पोल कुछ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट हो। अब देखो दोनों पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस भी तो है ना, राइट? और इसी लेंथ, दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, दोनों पोल के बीच में। तो क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? इट कंसिस्ट टू अनलाइक पोल, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल है, इसकी भी m है और इसकी भी m है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? कुछ स्मॉल डिस्टेंस से ये सेपरेटेड होते हैं। तो इसी को हम नाम देते हैं कि ये क्या बन जाएगा? दिस इज मैग्नेटिक डायपोल। इसके एग्जांपल क्या है मैग्नेटिक डायपोल के? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसा ही, यही बार मैग्नेट ही मैंने बताया, बार मैग्नेट। और मैग्नेटिक डायपोल का एग्जांपल सोचो, लाइक कंपास की जो नीडल होती है, कंपास नीडल, ठीक है? कंपास की नीडल ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बना के दिखाई थी। इस तरह से कंपास की नीडल बनती है। इसमें एक पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है और कुछ डिस्टेंस होता है। बार मैग्नेट का एक और भी एग्जांपल है, दैट इज करंट लूप। करंट लूप मतलब किसी भी वायर में से करंट पास कर रहा है, किसी भी वायर में से करंट पास कर रहा है तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा ये थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। ये दोनों क्लियर हो गए हैं। मैग्नेटिक डायपोल क्या है? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनलाइक पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ केप्ट एट सम डिस्टेंस। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल, राइट? अब आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करके देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होते थे? दो चार्ज होते थे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ठीक है? और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता था 12 से 12, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो प्लस चार्ज वाला काम कर रहा है, से फॉर इंस्टेंस नॉर्थ पोल कर रहा है, माइनस वाला साउथ पोल, और दोनों पोल यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड q है तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ कितनी है? स्मॉल m। यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड q है तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, राइट? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था मैग्नेटिक डायपोल के अबाउट। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अबाउट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कैपिटल M के ऊपर हम एक वेक्टर लगा देंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट होता है
किस किस का? जो ये दो पोल है इनमें से किसी एक की पोल स्ट्रेंथ ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल होती है ना बेटा, इसको हम यहाँ देखो ये ब्लैक कलर में जो लाइन है, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा मैग्नेटिक लेंथ होता है। मतलब आप दोनों पोल में से किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ को आप क्या करोगे, दोनों पोल के बीच में जो लेंथ है जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे m वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड m है, डायरेक्शन ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि देखो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का m × 12 तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन लिखो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। साउथ से नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। यहाँ पे लिखो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में ये जो स्मॉल m है ये तो बना आपका पोल स्ट्रेंथ, दिस इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। और 12 आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक लेंथ। 12 आपका रहेगा मैग्नेटिक लेंथ, राइट, नोट करें इसको। ओके बेटा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट पे। देखो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक बार मैग्नेट है, राइट, तो ये उसका नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। इसकी पोल स्ट्रेंथ m हो जाएगी। दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा 12, जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे, वो 12 रहेगा, राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या चीज होता है, कोई भी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, दोनों पोल में से, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उससे, ठीक है। L है तो L है, R है तो R है, कुछ भी हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से पोल स्ट्रेंथ को डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ से नॉर्थ, राइट। अब बात यह थी कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल, आपको बोला गया एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपको m वेक्टर गिवन है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और दो पोल है, देखो बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं तो दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है हियर 12 आपको गिवन है 0.2 मीटर। आपको पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है स्मॉल m। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है मैग्नीट्यूड की टर्म में हम इसको लिखे फॉर्मूले को, तो कैपिटल M क्या होगा, स्मॉल m इनटू स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 12। तो कैपिटल M की वैल्यू पुट करो 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इनटू m, और 12 आपको गिवन है 0.2 मीटर, राइट। तो एक यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो यूनिट है मीटर से तो मीटर यूनिट काट दोगे, ये वाला m पोल स्ट्रेंथ वाला है, इसको मत काट देना, राइट। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 5 एम्पियर मीटर अपॉन में 0.2, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो स्मॉल m इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2/10, ऐसे लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा 50 अपॉन में 2, दैट विल बी 25। और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर मीटर। इनकी यूनिट कैसे आएगी, करंट कैरिंग लूप वाला केस स्टडी करेंगे ना, करंट कैरिंग लूप जब एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा तब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो
होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा न्यूमेरिकल आपके सीबीएसई में इस साल आपको पता है एमसीक्यूज का वेटेज ज्यादा रहेगा, इसी टाइप के इजी एमसीक्यूज आएंगे, तो ये आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अगला आपको न्यूमेरिकल कह रहा है कि इस सेमी सर्कुलर वायर ऑफ लेंथ एल, आपके पास में एक सेमी सर्कुलर वायर है और ए वायर स्ट्रेट वायर है बेटा, आप लिखिएगा, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं, स्टील वायर है, नॉट सेमी सर्कुलर वायर, स्टील वायर ऑफ लेंथ एल, आपके पास में एक स्टील की वायर है जिसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, राइट, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। तो आपको गिवन कैसे है, राइट, ये आपके पास में एक स्टील की वायर है और इसका लेंथ कितना है एल, राइट, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको कितना गिवन है, एम, एम आपको मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, तो जरूर यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रहा होगा, एक साउथ पोल रहा होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम, इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम होगा, इसका भी स्मॉल एम, वो तो इक्वल होगा, ठीक है। और इस केस में हम इस फॉर्मूले को लिखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस। अब इस वायर के एक एंड पे तो नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ, तो बीच में दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना बना, एल बना, तो यहाँ से कैपिटल एम को हम स्मॉल एम इंटू एल लिख लेंगे, राइट। और यहाँ से मैं पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालूं तो मैग्नेटिक मोमेंट को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने को यहाँ से वैल्यू भी मिल जाएगी। इसका आगे यूज होगा, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि इट इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, ये जो एल लेंथ की वायर थी ना बेटा, इसका हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया, ये आर्क बना दिया सेमी सर्कुलर, राइट, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, इतना बड़ा बनेगा नहीं, इतना बना देता हूं, ये आर्क बना दिया, राइट। और ये जो आर्क बनाया है इसका रेडियस कितना बना, इसका रेडियस कितना बना, आर, ठीक है। अब आपसे पूछा कि बताओ भाई इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, अब इसकी सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सोच के देखो कितना होना चाहिए, बताओ। चलो अब एक बात बताओ बेटा, आपने ये जो सेमी सर्कुलर इसका आर्क बनाया है, ठीक है, उसका एक पोल तो यहाँ पे होगा, इस वायर का नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात है, साउथ पोल यहाँ पे होगा। आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहो तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेमी सर्कुलर का मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश बना, तो ये क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पोल स्ट्रेंथ को डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना बना बताओ, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना बना, आर और आर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो स्मॉल एम को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम अपॉन में एल इंटू 2। अब एक बात बताओ, आर है, आर क्या चीज है, जो सेमी सर्कुलर बनाया उसका रेडियस है, यहाँ पे कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो चेंज क्या बनेगा बेटा। एक बात बताओ, जितनी इस वायर की लेंथ थी, जितनी इस वायर की लेंथ थी उतना ही इस वायर सेमी सर्कुलर वायर का सर्कमफेरेंस होगा, क्योंकि इसी वायर से तो आपने क्या बनाया है, सेमी सर्कुलर ये बनाई है ना, सेमी सर्कुलर आर्क बनाई है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख देते, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू circumference ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, आप लिख लेना। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, स्मॉल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क कितना हो जाएगा, ये कितना होता है, पाई आर होता है, पाई इंटू आर। तो यहाँ से आप आर को एल अपॉन में पाई लिख सकते हो ना, आर को क्या लिख सकते हो, एल अपॉन में पाई, तो यहाँ पे आप आर को क्या लिखोगे, एल अपॉन में पाई, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट एल से एल कैंसिल आउट कर दोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ एम अपॉन में पाई। दिस विल बी योर आंसर।
तो अब हम बात करेंगे करंट कैरिंग लूप एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। यू नो दैट कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। अब आप कहोगे सर करंट कैरिंग लूप में नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ होता है, तो अभी उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेटा क्या है कि सपोज करो कि आपके पास में कोई भी एक वायर का सर्कुलर लूप है और इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाली क्लॉकवाइज है तो इसके अपोजिट वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सपोज दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो ब्लू कलर की वायर देख रहे हो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब किसी भी वायर में से करंट कैरिंग लूप में से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वायर का ये वाला फेस जो आप देख रहे हो, ये वाला फेस किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। यू कैन सी हियर लाइक नॉर्थ पोल कैसे बनेगा। तो इस तरह की शेप से आपको याद करने का ये एक मेथड बता देता हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नॉर्थ पोल से यहाँ पे एन बनेगा, देखो राइट, ये आपको एन बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये और सपोज करो कि जो आपके पास में करंट कैरिंग लूप है उसमें करंट फ्लो करता है इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो ये जब किसी करंट कैरिंग लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इट विल बिहेव एज ए साउथ पोल। वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो साउथ का एस बना दो, लाइक इस तरीके से एस बनेगा ना, इन दिस वे, राइट। तो क्या है कि आपको एक चीज को अच्छे से समझ लेना है, जब भी आपके पास में कोई करंट कैरिंग लूप है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्लॉकवाइज में फ्लो करता है तो साउथ पोल में। और इस चीज को आपको मैं यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। सपोज करो आप ये आपके पास में कोई ये करंट कैरिंग लूप है, ये सर्कुलर वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। और करंट इसमें से फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो वायर है इसका आपकी तरफ जो फेस है ना उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह, राइट। और इसी वायर या इसी लूप के पीछे मैं खड़ा हो जाऊं और मैं देखता हूं इस पोजीशन में, तो जो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज में नजर आ रहा है एट द सेम टाइम आई विल फील दैट कि दिस करंट इज फ्लोइंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इस चीज को देख सकते हो। आप अपने फ्रेंड को लूप के एक फ्रेंड आगे खड़ा हो जाए एक पीछे, तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको जो करंट एंटी क्लॉकवाइज में नजर आ रहा है वो ही मेरे को किस में आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो ये वाला हिस्सा तो बिहेव करेगा किसके किसकी तरह? नॉर्थ पोल की तरह। और उसका पीछे वाला बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ये बन जाएगा एक मैग्नेटिक डायपोल। सॉरी, डिस्टेंस वाली चीज को छोड़ दो। अभी करंट कैरिंग लूप में जब करंट फ्लो करता है तो डायपोल मोमेंट कैसे बनेगा उसी की बातें करेंगे, ठीक है। बस जस्ट आपको एक बार ये करंट मतलब नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बना ये एनालॉजी आप समझ लो, राइट। अब हम बात करेंगे करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल कैसे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सोलेनोइड दिखा रखा है। सपोज करो ये सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड आप देखोगे तो इस तरह का होता है। ये सोलेनोइड, राइट, एक हेलिकल शेप में स्प्रिंग होता है। अब मान लो कि स्प्रिंग के इस वाले हिस्से में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले हिस्से में सपोज करो कि करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो हेलिकल लूप है, ये सोलेनोइड की एक टर्न है, इस टर्न के इस वाले हिस्से में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो अपने को क्या लगेगा कि ये वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह, और इसके अपोजिट वाला साउथ की तरह। ऐसे ही नॉर्थ साउथ, ऐसे कई सारे पोल बन जाएंगे सोलेनोइड में, राइट। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब हम बात करें तो सपोज करो कि मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है और ये मेरे पास करंट कैरिंग लूप है, राइट। इस करंट कैरिंग लूप में जो देखो दो फेस हो गए, इसको मैंने वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है और मैंने हॉरिजॉन्टली लूप रखा हुआ है, उसी का डायग्राम बनाया है। ये लूप ऐसे रखा हुआ है और जब मैं इसके दो पोर्शन हुए,
लूप के, एक तो अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। जब मैं इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, सपोज करो इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है इन दिस वे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका अपर पोर्शन किस पोल की तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। तो इसी लूप के मैं अपर पोर्शन की बात करूं तो अपर पोर्शन ऑफ दिस लूप विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, दिस इज अपर पोर्शन, राइट। अब ये 3D डायग्राम है, इसका लोअर पोर्शन कैसे दिखाएं? तो मैं लोअर पोर्शन को दिखाने के लिए मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन बना देता हूं नीचे की तरफ इन दिस वे, ये मैंने बना दी डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ दिस लूप, लोअर पोर्शन, ठीक है। अपर पोर्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, तो कोई लोअर में कैसा देखेगा? तो कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज में, तो लोअर पोर्शन विल बिहेव एज साउथ पोल। होपफुली ये चीज क्लियर है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बन गया? एक बना अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन बना नॉर्थ पोल, लोअर पोर्शन बना साउथ पोल। और इस लूप में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। अब एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊं? मैंने एक लाइन ऐसे पास होती हुई दिखा दी, इस लूप में से ऐसे एक लाइन पास हो रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल नीचे बना था, नॉर्थ ऊपर बना था, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी ऊपर की तरफ, एम वेक्टर। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बट फिर इसके बाद में क्या हुआ बेटा? देयर वाज सम एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड टू स्टडी दिस होल थिंग। तो फिर साइंटिस्ट क्या पाते हैं, उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। इस लूप में से जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी, राइट। सेकंड ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस लूप। इस लूप का जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उतनी बढ़ेगी, राइट। So here I can say this is equation first, this is equation second. Next step में मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, on combining equation first and second. So collectively I can write as m is directly proportional to I into a. Okay. So अब इसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, कांस्टेंट आएगा, k कांस्टेंट होगा, आया, m is equal to k into ia, और we can take the value of k is equal to 1. So our final result will be m is equal to I into a. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया I into a। आप उस लूप में से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, दिस इज फॉर ए सिंगल टर्न है, लूप में सिर्फ एक टर्न हो, बट यूजुअली वी फाइंड देयर आर मेनी टर्न। तो इन दैट केस जो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? लिखो 4n टर्न, मतलब 4 कैपिटल n टर्न, मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाए तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? NIA। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बन जाए? फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का बन जाएगा NIA, राइट। अब यहीं से आप इनकी यूनिट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप लिखो SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की यूनिट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू IA। n तो नंबर ऑफ टर्न है, उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट निकालनी हो तो एक बात बताओ, I करंट को रिप्रेजेंट करें, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एरिया की SI यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। और यहीं से एक और यूनिट आप निकाल सकते हो, नोट करके, नोट में लिख सकते हो स्मॉल m की यूनिट। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट का, पोल होता है, पोल की स्ट्रेंथ की यूनिट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2l, ये फॉर्मूला था। कैपिटल M की यूनिट आपने अभी निकाली कितनी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्मॉल m की यूनिट आपको फाइंड करनी है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, राइट।
देखो यहाँ पे ये डिफरेंस कर देना, ये आप ऐसे यूनिट 12 की एसआई यूनिट लिखी है, 12 मतलब लेंथ है, 2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेंथ वाले मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m पोल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, तो m क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर, मतलब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पियर मीटर। ओके, सो इट वाज अबाउट द करंट कैरिंग लूप एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब करंट एक लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा वो हमने देखा। ओके, नोट करें इसको। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट इन एटम देयर इज न्यूक्लियस एंड अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ओके, सो हम यहाँ पे वही सिचुएशन डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और कंप्लीट ऐसे एटम बना देते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यू नो वेरी वेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अब एक बात बताओ, मैं इसका पाथ बनाता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस करंट क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। इलेक्ट्रॉन के देखो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने से एटम के अंदर टाइनी करंट या माइन्यूट करंट, कम अमाउंट में करंट जनरेट होता है, और जहां करंट होगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, यू नो फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जहां करंट होगा उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्रॉम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो देखो एक करंट कैरिंग लूप बन रहा है, इसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, राइट। अब इसका लूप का कुछ एरिया भी होगा, इस लूप में से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका एक मैग्नेटिक, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, और इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और हमें वही फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन ये ब्लू कलर वाले पाथ को ट्रैक कर रहा है, तो इसका ये वाला जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना हो जाएगा, r। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना हो जाएगा, r, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, t टाइम लेगा, t इज द टाइम पीरियड, राइट। तो अब इन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्किट में, तो करंट बनेगा ना, डेफिनेटली करंट बनेगा, आई करंट बना, और करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हमारे पास चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो जितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टी टाइम, वो टाइम जो पूरा एक चक्कर लगाने में न्यूक्लियस के सराउंड, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा, कैपिटल टी। तो मैं यहाँ से आई को क्या मैंने लिखा, ई अपॉन में टी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंगुलर स्पीड भी आपने सुना होगा, एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो बोल दो, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में, मतलब एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम। तो एक चक्कर जब इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो कितना एंगल कवर होगा, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो एक चक्कर में एंगल कितना कवर होगा, 2 पाई, और कितना टाइम लेगा कवर करने में, t, कितना, t। तो यहां से t को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, आप नोट कर लो, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब यहाँ पे I इज इक्वल टू ई अपॉन में टी है, तो E को मैं T से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा, और ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, ऊपर। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से करंट को लिख पाऊंगा I इज इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई, राइट। अब बेटा एक बात सुनो ध्यान से, अब बोहर क्या कहता है, बोहर एक नई कहानी सुनाता है जो आपने सुन रखी है केमिस्ट्री में। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट, मान लो ये ब्लू कलर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, m। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m।
राइट। तो उस केस में उसके साथ में जो एंगुलर मोमेंटम L जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल n की वैल्यू 1 2 3 5 हो सकती है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन में 2 पाई का। L यहाँ पे क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम। L क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम किसका, h अपॉन में 2 पाई का। और h यहाँ पे क्या चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वैसे। तो अब आपने क्लास 11th में देखा L एंगुलर मोमेंटम को आप लिख देते हो mvr, m मास उस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है, v उसकी वेलोसिटी, r वो रेडियस जिसमें सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है। तो यहाँ पे मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जिस ट्रैक पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसका रेडियस। तो mvr किसके इक्वल हो जाएगा, nh अपॉन में 2 पाई के, nh अपॉन में 2 पाई के। अब मैं यहाँ से आपसे एक और चीज पूछूंगा, आप मेरे को ये बात बताओ बेटा कि सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्लास 11th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो, v तो लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी वो होती है जिससे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है सर्कल में, और एंगुलर वेलोसिटी जब वो चक्कर काटता है तो उसका एंगल कितने टाइम में कवर होता है, वहां से जो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आती है वो ओमेगा होता है। r रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक होता है, तो v को हम r ओमेगा लिख देते हैं। तो ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, m v को क्या लिखेंगे, r ओमेगा इंटू r इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख देंगे m r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई, राइट। यहां से मैं ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ओमेगा r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, nh अपॉन में 2 पाई, nh अपॉन में 2 पाई। अब हमें यहां पे बेटा, अब इसके बाद में ये मैंने रब कर दिया है, ठीक है, इसके बाद में ये और इसके बाद में आगे ये। अब हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे वी नो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। तो I इंटू ए वाला हम फॉर्मूला क्या है, यूज करेंगे, राइट। तो एक बात बताओ, m इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी थी, I को हम लिख सकते हैं ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई, राइट। और ए जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में, तो एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा E इंटू 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां से ओमेगा आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, यहां से ओमेगा आर स्क्वायर को, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ m की वैल्यू आपके पास आ गई E इंटू 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से E इंटू हाफ E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, NH अपॉन में 2 पाई m, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला बना मैग्नेटिक मोमेंट का वो बना n E h अपॉन में 4 पाई m, 2 इंटू 2 कितना बना 4 पाई m, राइट। और यहाँ पे ये जो E h अपॉन में 4 पाई m है, इसके लिए हम एक और सिंबल दे देंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे म्यू बी, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोट करें, ये जो E h अपॉन में 4 पाई m है, इसको मैं लिखूंगा म्यू बी, एंड दिस इज बोहर मैग्नेटॉन, इसको हम बोलेंगे बोहर मैग्नेटॉन, राइट। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ म्यू बी, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट का रिलेशन आप इतना लिख देते हो, ये भी ठीक है, और इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये हो जाएगा, नोट करें। ओके, ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में आप नोट में एक पॉइंट और लिख लो, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, n टाइम्स ऑफ म्यू बी बोहर मैग्नेटॉन होता है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, 2 ले लेंगे तो सेकंड ऑर्बिट में, एंड सो ऑन। सो म्यू बी को क्या लिखते हैं, EH अपॉन में 4 पाई m। देखो EH अपॉन में 4 पाई m को ही हमने बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी बोला था।
E की वैल्यू आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू 4 पाई 3.14 और m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर -31 कितनी होती है 31, राइट। तो जब ये सारी वैल्यू सोल्व करेंगे हम तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 9.27 into 10 की पावर -24। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है n टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू और n की वैल्यू भी तो फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एटम है और उसके साथ में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो क्या होता है, फिक्स। तो यहाँ पे आप नोट कर लो। सो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू मिल गई ना आपको, सो वी कैन से मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर एसोसिएटेड विद एटम इज क्वांटाइज्ड, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब आप n की वैल्यू 1 ले लोगे तो वैल्यू यही मिल जाएगी 9.27 into 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी जो कि फिक्स्ड होगी। सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालिए तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। होपफुली आज जितना भी मैंने करवाया बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है। और ये जो डेरिवेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, आपसे यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो दैट द करंट कैरिंग लूप एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। या फिर आपसे कह देगा कि एक इलेक्ट्रॉन है उसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करो, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करो। तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये आपका चैप्टर है 5th फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।